तो दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं अगले हफ्ते सोने और चांदी का भाव कैसा रहेगा। पिछले हफ्ते में काफी बड़े उतार चढ़ाव रहे। तीन सेंट्रल बैंक्स की बैठक हुई, जापान में रेट हाइक हुआ। इन सब का क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला या आगे भी और देखने को मिलेगा, इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सी सुरेंद्र मेहता जी। मेहता जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार। नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेहता जी पिछला हफ्ता तो काफी इवेंटफुल रहा, और चाहे सोना अभी देखें या चांदी देखें, लगातार नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों। जी बिल्कुल, चांदी ने तो जैसे सभी को सरप्राइज कर दिया। चांदी तो रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। गोल्ड में अभी तक प्रीवियस हाई तोड़ना बाकी है। गोल्ड का प्रीवियस हाई 4,000, स्पॉट मार्केट में $4,380 था। वो अभी तक गोल्ड ने ब्रेक नहीं किया है, तो वो ब्रेक का होना जरूर बाकी है। $4,374 तक गया। मैंने लास्ट वीक कहा था कि ये $4,372 तक जा सकता है स्पॉट मार्केट में, जो 4,374 आया। तो देखते हैं अब अगले हफ्ते क्या होता है। जितनी सेंट्रल बैंक की बैठक हुई कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट किया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने तो दरें स्थिर रखी, बैंक ऑफ जापान ने दरों में बढ़ोतरी की। जितना मार्केट हाइप करके चल रहा था, जितना लोगों ने सोचा था कि इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उतना मिला नहीं। या आपको क्या लगता है कि लोग छुट्टी मोड में हैं और अगले हफ्ते हो सकता है कुछ वहां पर असर देखने को मिले, या फिर जनवरी में ही जब लोग सारा अपना पोर्टफोलियो को इधर से उधर करेंगे तब असर देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं हमेशा बैंक ऑफ जापान को बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि अगर जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और दूसरी सारी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो एक बहुत ही खराब स्थिति में है। अ, हम इसको बहुत सरल भाषा में समझें तो जब जापान में इंटरेस्ट रेट जीरो हुआ करते थे या नेग्लिजिबल हुआ करते थे, तो वहां का पैसा यूएस मार्केट में यूज होता था, क्योंकि वहां से लोग यूएस मार्केट के बॉन्ड से पैसा कमा सकते थे। लेकिन अब जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा है। यदि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आप समझ लीजिए कि यूएस की इकोनॉमी इससे और ज्यादा खराब होगी, क्योंकि वहां पे अब जो पैसा है वो महंगा हो गया है। तो उस पैसे को दूसरी जगह ले जाके डिप्लॉय करना महंगा हो गया है। हम सीधी सीधी भाषा में समझे तो अगर खुद के देश में ही आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो आप दूसरे देश के बॉन्ड वगैरह क्यों खरीदेंगे। और जापान डोमिनेटिंग फैक्टर होता है हमेशा। ये पहला ट्रिगर है, मैं वापस रिपीट करता हूं, ये पहला ट्रिगर है जो आपके बैंकिंग सिस्टम, यूएस की बैंकिंग सिस्टम को अलर्ट मोड पे लाने के लिए। यदि जापान इसी प्रकार से अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब यूएस की बैंकिंग सिस्टम पूरी कोलैप्स हो जाएगी। अब इसमें कितना वक्त लगेगा, इसमें 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, लेकिन ये सिग्नल्स अच्छे नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं, गोल्ड और सिल्वर ये सिग्नल से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं है। एक चीज और सर, चांदी में क्या चल रहा है मैं हमेशा पूछता हूँ ये कि मतलब एक डेढ़ महीने में $15 की तेजी, मतलब इतना क्या कुछ फंडामेंटल एक महीने में चेंज हो गया कि मार्केट में तेजी है? और उसके उलट उलट देखें तो भारतीय बाजार में वहां पर डिस्काउंट में चांदी मिल रही है, अवेलेबिलिटी है और डिस्काउंट में मिल रही है। और जो फॉरेन के कंट्रीज हैं उनमें भी कुछ जगह डिस्काउंट है, कुछ जगह प्रीमियम है। तो क्या चांदी में चल क्या रहा है सर? देखिए, चांदी के अंदर हमें एक बात समझने की जरूरत है। अपन बहुत दूर हम नहीं देखते, हम एक महीने पहले देखे। आज लगभग 20 दिसंबर है। आप 21 नवंबर को देखिए, चांदी $50 ही थी, जो स्पॉट मार्केट में बढ़ के $67 हो, इनफैक्ट 67 के भी ऊपर चली। तो एक महीने में चांदी ने $17 गेन किया है। एक महीने में $17 गेन करने का मतलब है चांदी ने एक महीने में 35% से ऊपर का रिटर्न दे दिया। नंबर दो बात, पिछले एक साल में चांदी ने 130% का रिटर्न दिया। तो
ये जो स्थिति है ये क्लियर कट दर्शाती है कि कई बैंकों ने जिन्होंने शॉर्ट करके रखा था वो अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं। लेकिन वो जब तक कवर करते रहेंगे तब तक तो चांदी ऊपर जाएगी। लेकिन जिस दिन उनका ये शॉर्ट कवरिंग बंद होगी चांदी स्टेबल हो जाएगी। और यदि पिछले एक महीने में चांदी $17 $50 से बढ़ के $67 हुई है, तो जो मैंने कहा 35% उसमें जो इजाफा हुआ है, तो मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि वो एक करेक्शन मोड में भी जा सकती है। और करेक्शन मोड कम से कम 15% का तो होना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब कभी भी जिस तेजी से बढ़ी है उस रफ्तार से नीचे भी आने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि फंडामेंटलों में कोई ज्यादा बड़े बदलाव नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से डिमांड आने लगी, यस। या जो चीजें ऊपर जा रही हैं हो और जो सकता है उसमें। और जो आपने भारतीय बाजारों की बात करी, बिल्कुल सही बात है। भारतीय बाजारों में 5,000 से 6,000 रुपए चांदी डिस्काउंट में मिल रही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर चांदी में कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है चांदी की सप्लाई लेकर कहीं पर कोई अभी कंसर्न नहीं है। सिर्फ ये है कि जो जो पुराने पेपर ट्रांजैक्शन थे, शायद कुछ बैंकों ने उनको कन्वर्ट किया है फिजिकल चांदी के रूप में, और इसीलिए चांदी एक महीने में $17 बढ़ गई। जी सर। और गोल्ड की अगर हम बात समझे तो अगले हफ्ते क्या देख रहे हैं आप, कैसे रह सकते हैं भाव गोल्ड के? देखिए, मुझे गोल्ड के अंदर भी, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में बहुत बड़ा मूवमेंट होता नहीं है। क्रिसमस हॉलीडे आएगा, हालांकि यूएस में एक ही दिन की छुट्टी है, लेकिन दूसरे कई देशों में दो दो दिन की छुट्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जो है वो एक सपोर्ट लेवल बनाएगा $4,267 का, और रेजिस्टेंस लेवल बनाएगा $4,419 का। सपोर्ट लेवल $4,267, रेजिस्टेंस $4,419। शायद इस हफ्ते गोल्ड ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और भारतीय बाजारों की बात करूं, करंट यूएसडी आईएनआर से कन्वर्ट करता हूं तो सपोर्ट लेवल 1,31,950 एंड रेजिस्टेंस लेवल 1,36,650 का रह सकता और चांदी सर? है। चांदी में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि करेक्शन की मुझे उम्मीद है। लेकिन लोगों को बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कमर तोड़ तेजी है चांदी की। और कमर तोड़ तेजी में इस प्रकार का एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि चांदी को अच्छा खासा सपोर्ट लेवल मिलेगा $61.36 के ऊपर स्पॉट मार्केट में, और रेजिस्टेंस लेवल $68.40 का मिल सकता है। मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो चांदी का सपोर्ट लेवल 1,90,200 का हो सकता है, और रेजिस्टेंस लेवल 2,12,000 रुपए, $2,12,000 का रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। मतलब अगले हफ्ते भी उठापटक जारी रहेगी, इसके अगले हफ्ते फिर न्यू ईयर आ जाएगा तो उसमें भी फिर एक आध दिन की छुट्टी रहेगी, और मतलब मार्केट अभी जो अगले 10-15 दिन जो है यूएस के डेटा पर निर्भर ज्यादा करेगा। आपको क्या लगता है सर, फेड क्या कुछ आगे करेगा? क्योंकि अभी जो डेटा आ रहे हैं वो कुछ मिक्स्ड आए। लास्ट अगर हम देखें इन्फ्लेशन का डेटा, तो इन्फ्लेशन तो घट के आया, हालांकि उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत थी, ऐसा एक फेड ऑफिशियल ने वहां पर बयान भी दिया था। पर यूएस को देखते हो आपको क्या लग रहा है कि रेट कट और होने की संभावना है और ये और इम्पेक्ट करेगा आगे भाव को? मुझे ज्यादा रेट कट की अब उम्मीद नहीं है। तो लेकिन 2026 है, नए रिजोल्यूशन बनेंगे, नई चीजें सामने आएगी। तो हमें लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2026 की शुरुआत का वेट करना चाहिए। और 2026 में जो बड़े देश के जो बड़े नेता हैं वो क्या स्टेटमेंट देते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी मेहता जी, एक चीज और, में आईआईबीएस की कैसी तैयारी चल रही है? मैंने सुना बहुत सारे इंटरनेशनल लोग भी आने वाले हैं। जी, बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट का 11वां संस्करण, जो हम IIBS 11 के नाम से जानते हैं, वो मुंबई में होटल वेस्टिन पवई में 27-28 फरवरी 2026 को आयोजित होने जा रहा है।
बहुत बड़ी डेलीगेट लिस्ट हो चुकी है। लगभग 800 डेलीगेट, 800 से ज्यादा भी आ सकते हैं। 800 तो मिनिमम है, इतने डेलीगेट तो आएंगे ही आएंगे। बहुत इंटरनेशनल डेलीगेट्स के भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और यदि आप बुलियन डीलर हैं, गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड करते हैं, या फिर आप कोई एनालिस्ट हैं, या रिफाइनर है, माइनर है, यदि आप बुलियन बैंक्स हैं, तो आपको ये इवेंट जरूर अटेंड करना चाहिए। आप कमोडिटी एक्सचेंज से कहीं संबंध रखते हैं तो भी आपको ये इवेंट जरूर अटेंड करना चाहिए। और गोल्ड का यदि आप पूरा इकोसिस्टम समझना चाहते हैं, गोल्ड के बारे में, अगला भविष्य गोल्ड का क्या होगा, 2026 में क्या होगा, यदि ये जानना चाहते हैं, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट आएंगे और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। 27-28 फरवरी, होटल वेस्टर्न, पवई। मैंने भी करीब करीब 7-8 लोगों को रेफरेंस दिया है सर, और बोला है कि आप लोग ये अटेंड जरूर करिए। वो मुझसे बोल रहे थे कि आप हमें समझाइए बुलियन का बिजनेस कैसे होता है, क्या करे, कैसे करें। तो मैंने उनको बस, आपने जो मुझे भेजा था मैंने उनको भेज दिया कि इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको वहां पे गोल्ड बुलियन का इकोसिस्टम भी समझ में आ जाएगा। नंबर 2, आपकी नेटवर्किंग भी हो जाएगी। नंबर 3, जो लोग बुलियन में डील करते हैं वो सारे कॉन्टेक्ट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो कुल मिला के अगर कोई इस तरह से काम ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे बढ़ना है तो वहां पर कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे। करना चाहते हैं तो समझने के लिए आ सकते हैं। और दोस्तों, मैं तो पिछले 3-4 साल से लगातार अटेंड कर ही रहा हूँ, ये इवेंट बहुत ही बढ़िया होता है। थैंक यू सो मच मेहता जी, सारी जानकारी देने के लिए। आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? एक इवेंट के बारे में और मैं एक बात बता दूं इस आईआईबीएस इवेंट के लिए, कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बुलियन का इवेंट होता है। और यदि आप पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड में ये इवेंट नंबर 2, नंबर 3 पे आता है। एक डीएमसीसी का जो दुबई में इवेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। और उसके बाद कभी एलबीएमए नंबर 2 पे आता है, कभी ये आईआईबीएस नंबर 2 पे आता है। तो हम पहले 3 स्लॉट के अंदर हैं पूरे वर्ल्ड में जो बुलियन के इवेंट्स होते हैं उसमें। तो जरूर अटेंड करना चाहिए। यदि आप, मैं तो कहता हूं यदि आप ज्वेलरी का बिजनेस भी करते हैं, तो बुलियन का इकोसिस्टम समझने के लिए आपको ये इवेंट जरूर अटेंड करना चाहिए। मेहता जी, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? हमेशा की तरह आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ही कार्य करें। कोई भी ट्रेड करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, और न्यूज पर ध्यान रखें। आप अभी, हम आपको कुछ बता रहे हैं, न्यूज मिनटों मिनटों में बदलती है, जिससे गोल्ड के प्राइस का कोई इफेक्ट होता है। ये गोल्ड इक्विटी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगी। यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी से पूरा गोल्ड का प्राइसिंग चेंज हो जाता। थैंक यू सो मच मेहता जी। और दोस्तों, जैसे मेहता जी ने भी कहा, हम लोग ये वीडियो सिर्फ आप लोगों की जानकारी के पर्पज से बनाते हैं। अगर आप किसी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच।